बस यही है कि जिस अभी डिमांड वर्सेस सप्लाई है, अभी मौका है, अभी आप पब्लिक क्लाउड सीख लो। इसमें डिफरेंस क्या होता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ऑन प्रमाइस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के लिए अलग अलग कंसल्टेंट रहते हैं। तो क्या पब्लिक क्लाउड में भी ऐसा ही रहता है? 18 महीने क्यों लगते थे? 2025 में अगर राजीव जी को दोबारा से अगर SAP में पब्लिक क्लाउड सीखने का अगर मौका मिले तो क्या क्या रिसोर्सेस हैं जिसको राजीव जी फॉलो करेंगे? ये SAP बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है? मैक्सिमम टाइम जो जाता था ना हम लोग का ऑन प्रोमाइस में, वो कस्टम डेवलपमेंट में, प्रिंट आउट्स में, इन सब में ही जाता था। जैसे लेट सपोज कि मैंने उस पे ऑन प्रोमाइस पे 5-7 साल या 8-10 साल काम किया है। अभी मैं पब्लिक क्लाउड सीख रहा हूँ और मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया पब्लिक क्लाउड का, तो मुझे क्या चैलेंजेस आने? और अगर अभी आज के डेट में अगर कोई पब्लिक क्लाउड सीख लेता है या प्राइवेट क्लाउड भी सीख लेता है या पब्लिक क्लाउड जैसे इन डिमांड है आज के टाइम पे, तो पब्लिक क्लाउड अगर कोई सीख लेता है, अगर वो फ्रेशर रहता है तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? एंड एक प्लस फैक्टर बताने वाला होता है, जैसे आपने बोला कि पब्लिक क्लाउड की एक अच्छी बात ये है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इजी लर्न यूट्यूब चैनल। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है राजीव जी से, जिनको 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और उन्होंने एज ए SAP प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। उन्होंने ऑन प्रमाइस, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, तीनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स पे जो है काम किया है। और राजीव जी ने 3 एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, 5 रोल आउट प्रोजेक्ट एंड 8 सपोर्ट प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीट किए हैं। एंड उन्होंने बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिनी प्रोजेक्ट्स भी जो है अपनी SAP की जर्नी पे कंप्लीट किए हैं। तो उनके इस एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं और बहुत से क्वेश्चन हम राजीव जी से पूछने वाले हैं जो स्टूडेंट्स यूजली पूछते हैं कि पब्लिक क्लाउड में किसको जाना चाहिए, प्राइवेट क्लाउड में किसको जाना चाहिए, क्या फ्यूचर है अगर आप SAP पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड अभी आज के टाइम पे सीखते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने बात की है और आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी इंसाइट मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजीव जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप कैसे हो और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मनोज जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया और ये मौका दिया अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए। अभी जैसा कि आपने बताया प्रोजेक्ट मैनेजर, सो प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा 2003 साल का एक्सपीरियंस होगा, 2-2.5 साल ऐसा मान लो। और मेरा कोर मॉड्यूल जो है वो SD है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है। स्टार्ट किया था एज अ फ्रेशर। उससे पहले मेरी BTech मैंने इंजीनियरिंग करी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद दूसरी इंडस्ट्री में काम किया 2-2.5 साल, और उसके बाद फिर अपना ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेनिंग कोर्स किया। और ट्रेनिंग कोर्स ECC में ही किया था, और S/4HANA ऑन प्रेमाइस वगैरह भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत सीखा था। तो फिर एक छोटी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था S/4HANA इम्प्लीमेंटेशन का। सो उसमें मैंने ज्वाइन किया और फिर मेरे को क्लाइंट साइड पे भेज दिया गया था लुधियाना में। और उस पर फिर मैं यूज़र के साथ बात करते रहा। धीरे धीरे मैंने चीज़ों को पकड़ना चालू किया। जो क्वेश्चंस पूछते थे कभी कभार चैलेंजिंग भी होते थे कि वो उस चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करोगे। फिर वो सेम डे पे रिजॉल्व भी करना है, क्योंकि कस्टमर्स का यूज़र्स बहुत जल्दी जल्दी मांगता भी चीज़ें। तो वो सब एक पार्ट ऑफ लर्निंग था, जिससे कि मैंने फर्स्ट एज अ फ्रेशर मेरे को इम्प्लीमेंटेशन मिल गया। दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर वो वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर E-इनवॉइस आ गया था। सो अब E-इनवॉइस, ई-वे बिल का API इंटीग्रेशन, सो उससे मेरा एक तरीके से कह सकते हो कि SD प्लस टेक्नो फंक्शनल दोनों ही स्टार्ट हो गया था मेरा काम। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वेपर के साथ इन्वॉल्व होना, उन प्रोग्राम कैसे लिख रहा है, प्रोग्राम को रीड करना। एटलीस्ट मैं विदाउट प्रोग्राम राइटिंग मैं प्रोग्राम देख के काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है, और अब वेपर को अच्छे से लॉजिक भी बता सकता हूँ। उसके बाद फिर अपना ये एक कंपनी में मेरे को डिप्लॉयमेंट मिला क्लाइंट साइड पे। तो फिर दुबई वाला प्रोजेक्ट किया था एक ऑयल एंड गैस का। वो भी इम्प्लीमेंटेशन था ऑन प्रेमाइस। फिर जो तीसरा इम्प्लीमेंटेशन था वो 1 साल बाद में मिला, उससे पहले मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में था। तीसरे इम्प्लीमेंटेशन में सेम वही पब्लिक क्लाउड की स्टोरी आ जाती है कि पब्लिक क्लाउड में मेरे को कुछ आता नहीं था उस टाइम पे, और फिर नया नया प्रोजेक्ट, और फिर उन कंपनी को मेरे ऊपर, मेरे जो बैकग्राउंड जो मेरा रहा है, तो उन्होंने कंपनी ने मेरे को एज अ ट्रस्ट करके डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर का संभालने के लिए दे दिया था। अब मैं ही एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और फिर मेरी टीम, किसी ने भी पब्लिक क्लाउड पे काम नहीं किया था।
सो पब्लिक क्लाउड पे फिर हम लोगों ने उसी टाइम पे ही सीखा और उसी टाइम पे ही किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए। एडिशनल चैलेंज ये आया था कि कस्टमर जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं था, वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। स्टार्टअप कंपनी हेविली फंडेड कंपनी है। सो अब एज अ स्टार्टअप कंपनी उनको खुद नहीं पता कि उनका बिजनेस क्या है। हम्म। अब हम उनसे ये एवरेज स्टार्टअप टोबी में वगैरह, तो स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चैलेंजेस आते रहते हैं। हैं, हाँ। ठीक है। उस तो वो वाले चैलेंजेस ऐड कर लो, फिर पब्लिक क्लाउड के चैलेंजेस ऐड कर लो। ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद फिर वो जो प्रोजेक्ट हमको 6 महीने में कंप्लीट जाना चाहिए था, वो 9 महीने 10 महीने में जाके हुआ था। हम्म। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और फिर बहुत सारे चैलेंजेस थे। बट एट द एंड की 1-2 महीने में मैंने तो पकड़ लिया था। फिर मैंने अपनी टीम को भी सिखाना चालू किया था कि आपको सही रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है। हम्म। हम सब की आदत होती है यूट्यूब वीडियोस देखना या ट्रेनिंग वीडियोस देखना। अब पब्लिक क्लाउड को मुश्किल से इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर होने में 4 या 5 साल ही 4 हुए या हैं। 5 साल, हाँ। अब मैंने 2023 में किया था। हम्म। अब 2023 में हार्डली कोई 5 या 7 इम्प्लीमेंटेशन हुए थे इंडिया में। हम्म। तो अब जिसने किया है उससे को भी अप्रोच करना मुश्किल था। हम्म। अब किसी और से पूछो तो वो ऑन प्रेमाइज की बातें करता था। एग्जैक्टली। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए कि भाई मेरे को पढ़ना कहाँ से है, सीखना कहाँ से है? सीखना कहाँ से है। हाँ। ठीक है। लेकिन मेरे को इतना पता था कि एसएपी ने हर रिसोर्सेस कहीं ना कहीं तो दिए हुए हैं काम करने के लिए, वो ऑन प्रेमाइज का हो या पब्लिक क्लाउड का हो। हम्म। अब वो उनकी जो पूरी ग्लॉसरी है, विकिपीडिया एक तरीके से बोल सकते हो, लर्निंग हब हो गया, help.sap हो गया, तो इन सब में पढ़ने की आदत डाली पहले। हम्म। फिर पढ़ने के बाद फिर समझा कि एक एक स्टेप को कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर एग्जैक्ट रिसोर्स पे पहुंचना, और फिर वो रिसोर्स को अब मेरे जूनियर जो कंसल्टेंट्स हैं या जो SDMM और FI के जो टीम मेंबर्स थे, मेरे प्रोजेक्ट सिस्टम भी था उसमें, तो उनको बताना कि आप ये रिसोर्सेज पढ़ो, इसके बेस पे फिर आप ये वाला टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। कस्टमर का ये जो बिजनेस आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, इसको आप यहाँ से एड्रेस करो। तो वो मेरा पब्लिक क्लाउड की जर्नी थी। राजीव जी, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, तो वो मैं आपको एक 1 बाय 1 जो है मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपने जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और ऑन प्रेमाइज तीनों पे ही काम किया है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ऑन प्रेमाइज में? बेसिकली अगर आप किसी को समझाना चाहो कि यार ये डिफरेंस होता है एग्जांपल के साथ में, लेमैन लैंग्वेज में। लैंग्वेज, हाँ, तो ये क्या इसका डिफरेंस क्या होता है सर? हाँ, तो ये एक लेमन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, और SAP भी इसका एक एग्जांपल देता है। मैं SAP का ही एग्जांपल कोट करता हूँ, वो भी लेमन लैंग्वेज वाला ही है। तो ऑन प्रेमाइज सिस्टम का क्या होता था कि ऑन प्रेमाइज सिस्टम में आप प्रोडक्ट खरीदते थे। मतलब कस्टमर जो है, जैसे कोई XYZ कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने SAP खरीदा। फिर उनको अपना जो डेटा सेंटर है, उनका सर्वर सेंटर है, ठीक है, वो उनको खुद ही सेटअप करना होता था। तो उसके लिए हमारा बेसिस का बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होता था। तो वहाँ पे ऑन प्रेमाइज में क्या है कि सर्वर मेंटेनेंस, डेटा सेंटर मेंटेनेंस भी कस्टमर का ही रोल होता था, एंड विद प्रोडक्ट ऑल्सो। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जब बात आती है क्लाउड की, तो अगर हम किसी और क्लाउड की बात करें, तो आप अपना जो डेटा है, जैसे अगर आपने कुछ भी फाइल्स हैं वो अपलोड करते हो तो आप गूगल ड्राइव पे वगैरह पे करते हो। ठीक है। तो आप अपनी हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर रहे हो, आप गूगल की हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हो, यानी कि गूगल की क्लाउड में सेव कर रहे हो। तो सेम टू सेम ये है कि ऑन प्रेमाइज में सर्वर मेंटेनेंस कस्टमर का खुद का है, और प्राइवेट क्लाउड में सर्वर मेंटेनेंस, डेटा सेंटर मेंटेनेंस और उसका बैकअप, उसकी पूरी जिम्मेदारी SAP की है। ठीक है। और पब्लिक क्लाउड में भी सारा का सारा SAP की ही जिम्मेदारी है, क्लाउड मेंटेनेंस वगैरह और सर्वर मेंटेनेंस का। अब ये बात आ जाती है कि ये ऑन प्रेमाइज और क्लाउड में हो गया। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है। अब ऑन क्लाउड में भी दो हैं डिफरेंस, कि प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड। ठीक है। अब प्राइवेट क्लाउड में क्या है कि प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में, पहले पब्लिक क्लाउड का बताता हूँ। पब्लिक क्लाउड क्या है कि आपका जो SAP है वो कम्प्लीटली फ्योरी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। फ्योरी तो पता होगा शायद, या आप एक बार हमारी ऑडियंस को फ्योरी का भी एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। तो फ्योरी एप्लीकेशंस क्या है कि अगर मोस्टली मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपके जो ट्रेनर्स हैं, या जो मोस्टली जिसको भी पता है SAP के बारे में अभी जो पॉपुलर हुआ है, वो टी कोड बेस्ड है। मतलब कि मैं SAP एक इंस्टॉल करूँगा, उसमें टी कोड चलाऊँगा। बट फ्योरी एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं होता। फ्योरी एप्लीकेशन क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे आपने वेब ब्राउज़र खोला,
और वहाँ पे आपने यूआरएल डाला। यूआरएल डालने के बाद आपका एसएपी का होम पेज वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। अब उसमें आप अलग अलग एप्लीकेशन है। सेल्स ऑर्डर के लिए एसएपी में जीयूआई में VA01 टी कोड है। पब्लिक क्लाउड में दो एप्लीकेशंस हैं, एक है मैनेज सेल्स ऑर्डर, वहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप क्रिएट सेल्स ऑर्डर से कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग एप्लीकेशंस फ्योरी में बना दी। हाँ, बेसिकली अलग अलग टाइल्स हमको उसमें दे दी हाँ, है tiles एंड यूजर के अकॉर्डिंग, कि एंड यूजर को हमको सारा ही क्यों देना है एक्सेस, जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस दे देते हैं। हाँ। कि अगर उसको सेल्स ऑर्डर ही क्रिएट करने हैं तो उसको सेल्स ऑर्डर रिलेटेड टाइल्स दी जाएंगी। हाँ। तो ये एक फ्योरी का एक रहता है। विद इन दैट ऑल्सो लाइक वो तो एक ऑथराइजेशन बेस्ड टी कोड या टाइल्स की बात कर लो। नई एप्लीकेशंस में क्या है ना कि आपका जब आप ओल्ड एप्लीकेशन की बात करोगे, जैसे VA01 है, तो आपको सारी की सारी फील्ड दिखती हैं। सेल्स ऑर्डर के एडिशनल टैब में भी जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, तो सारी फील्ड दिखेंगे। एग्जैक्टली। पब्लिक क्लाउड में नई एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपको लिमिटेड ही वो फील्ड्स हैं, तो उन फील्ड्स में हम ऐड कर सकते हैं। एक अडेप्ट यूआई का फीचर होता है पब्लिक क्लाउड में, तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड अवेलेबल टाइल्स हैं। बट एसएपी बाय डिफ़ॉल्ट ही बोलता है कि इतनी फील्ड्स काफ़ी हैं यूज़र के लिए, क्योंकि उसको सारी फील्ड का क्या मतलब है देखना। Exactly. यूज़र को कंफ्यूज थोड़ी ना करना है। एग्जैक्टली। तो जितनी उसकी डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मिल जाती है। उसकी एक्स्ट्रा डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट तो एज अ फंक्शन कंसल्टेंट वी विल गो फॉर अडेप्ट यूआई, और फिर वहाँ पे हम लोग उसको नई फील्ड्स को ऐड कर देंगे। तो ये तो चलो थ्योरी का पार्ट हो गया। दोबारा आते हैं उस टॉपिक पे कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड क्या है। तो अब पब्लिक क्लाउड में कम्प्लीटली आपका वेब बेस्ड है, उसमें कोई GUI नहीं मिलता है, आप टी कोड नहीं चला सकते वहाँ पे। टी कोड से रिलेटेड कुछ कुछ एप्लीकेशन चलती हैं जो टी कोड वाला ही फ्लेवर देती हैं पब्लिक क्लाउड में, बट वो उसके लिए नई एप्लीकेशन भी दी हुई है। ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या है, आपको GUI भी मिलेगा, फ्योरी एप्लीकेशंस भी मिलेगी। बेसिस का जो इतना काम होता है वो 90% रिड्यूस हो गया है। ठीक है। बेसिस का जो काम है वो प्राइवेट क्लाउड में और पब्लिक क्लाउड में काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है। ठीक है। तो ये सर्वर मेंटेनेंस तो वो कर रहा है, सिक्योरिटी, सर्वर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सर्वर डेटा बैकअप वगैरह वो एसएपी खुद हैंडल करता है। ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में आपका टी कोड भी चलेगा, फिर ये एप्लीकेशंस भी चलेंगी। ऑन प्रेमाइस और पब्लिक क्लाउड का मैच कराया उन्होंने, मिक्स कर दिया है। ठीक है। ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या है, कम्प्लीटली फ्योरी है। ठीक तो है। उसको आप अगर आप स्टेप चलोगे कि आपका ऑन प्रेमाइस में आप फर्स्ट स्टेप पे हो, प्राइवेट क्लाउड में सेकंड स्टेप पे हो, पब्लिक क्लाउड में थर्ड स्टेप पे हो, तो बीच का है। अब इसकी लेमन टर्म्स में आपको मैं बता देता हूँ जो ऐसे होता है कि आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बताया। ठीक है। अब ये इसको मतलब एज अ बिजनेस लेवल हम बताना चाहें तो ये कि आपका अगर आप घर खरीदने जाते हो, ठीक है, आपने प्लॉट लिया, आप ही का लैंड है, ठीक है। आप जहाँ मर्जी जो मर्जी वो बनाओ। ठीक है। आपका मन है उसमें स्विमिंग पूल आप बेसमेंट में बनाओ या फिर आप उसको टेरेस पे बनाओ। ठीक है। ठीक है। तो आपका प्लॉट है, आप जैसा मर्जी वैसा कर लो। ठीक है। तो ये आ जाता है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या है, रेंटेड अपार्ट, वो मतलब रेंटेड नहीं है, योर अपार्टमेंट है। ठीक है। कि आपने एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में आपने एक अपार्टमेंट खरीदा है। ठीक है। आप लिफ्ट में तो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। Exactly. आप अपने घर के अंदर ही करोगे। ठीक है। आपको दरवाजा भी चेंज कराना है तो अपना ही दरवाजा चेंज कराओगे। Exactly. पूरी सोसाइटी का गेट का नहीं चेंज करवा पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड का ये है कि जो स्टैंडर्ड चलता है सोसाइटीज़ का, जैसा आपका ये यहाँ पे रेरा है, अदर अथॉरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से सोसाइटी बनती हैं और उसके हिसाब से उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। तो ऐसा ही एसएपी है, एसएपी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है और गाइडलाइंस दी हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बाकी जो मतलब कोर स्ट्रक्चर्स है वो चेंज नहीं हो सकता। इनसाइड स्टोरी आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड दो एसएपी इंग्लिश टर्म्स यूज़ करता है, एक यूज़ करता है ग्रो विद एसएपी, एक यूज़ करता है राइज विद एसएपी। ठीक है। तो ग्रो विद एसएपी का मतलब है पब्लिक क्लाउड। ठीक है। राइज विद एसएपी का मतलब है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। हाई लेवल पे यही मतलब है। ठीक है। और इतना ही जानना भी जरूरी है। ठीक है। और ये जैसे ग्रो विद एसएपी और राइज विद एसएपी सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने बताया राइज विद एसएपी प्राइवेट क्लाउड के लिए, ग्रो विद एसएपी पब्लिक क्लाउड के लिए, तो सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे लिंक्डइन पे देखोगे, क्योंकि अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो 3 या 4 साल से आपने सुनना स्टार्ट किया होगा ढंग से। ऐसा नहीं है, एसएपी ने तो ये पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन इंडिया में अगर आप लिंक्डइन पे या फिर कहीं भी आप देखोगे
तो अब 2-3 साल से आप देख रहे हो राइज विद एसएपी, ग्रो विद एसएपी। हाँ। तो स्टूडेंट को बहुत ही डाउट रहता था कि यार अब ये राइज और ग्रो क्या आ गया। तो सर ने ये भी अपनी तरफ से जो एक्सप्लेन कर दिया है कि राइज विद एसएपी आपका प्राइवेट क्लाउड रहता है और ग्रो विद एसएपी आपका पब्लिक क्लाउड के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा राजीव जी, जैसे कि ऑन प्रेमाइज के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल के लिए अलग अलग कंसल्टेंट रहते हैं, तो क्या पब्लिक क्लाउड में भी ऐसा ही रहता है? जैसे कि आप ऑन प्रेमाइज पे देखोगे एसडी के लिए अलग कंसल्टेंट रहेंगे, एमएम के लिए अलग कंसल्टेंट रहते हैं, एबैप के लिए अलग कंसल्टेंट रहते हैं, पीपी के लिए अलग कंसल्टेंट रहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग जो है मल्टीपल मॉड्यूल सीख लेते हैं, पर यूजुअली अगर आप देखोगे तो एक मॉड्यूल के लिए कंसल्टेंट हमारी टीम में रहता है। तो क्या पब्लिक क्लाउड में भी यही सिनेरियो रहता है? हाँ, पब्लिक क्लाउड में भी सेम ही सिनेरियो है। सारे के सारे कंसल्टेंट होते हैं उसमें। सी पब्लिक क्लाउड कम्प्लीटली एसएपी जैसा है वैसा ही अभी है। और रही बात की लिमिटेशंस, फिलहाल एज अ न्यू प्रोडक्ट एसएपी का 5-7 साल हुए हैं, तो वो हर नए 6 महीने में अपग्रेड करता है। ठीक है। तो वो एज इट इज़ ही बनाने वाला है जैसा ऑन प्रेमाइस है। लेटर ऑन स्टेज में एज इट इज़ ही जितने बिजनेस प्रोसेस समथिंग सब कुछ था वो वहाँ पे मिलेगा, आपको पब्लिक क्लाउड में भी मिलेगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हर एक मॉड्यूल का कंसल्टेंट की ज़रूरत है। हम लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक क्लाउड है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो एक बंदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और ये ऐसे भी B1 वाला हिसाब नहीं है कि वो B1 को रिप्लेस करके पब्लिक क्लाउड लेकर आया। लोगों का ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि B1 SAP का चल रहा है, उसको एडवांस करने के लिए आप पब्लिक क्लाउड लेके आए। ठीक है, तो सारे कंसल्टेंट लगते हैं, सारे कंसल्टेंट लगते हैं। हाँ। और ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन, जैसे कि ऑन प्रेमाइज पे मैंने भी काम किया है, तो 18 महीने, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट पे 2 साल भी लग जाते हैं। तो पब्लिक क्लाउड के केस में भी ऐसा ही रहता है या फिर ये इतना टाइम नहीं लेता है पब्लिक क्लाउड के केस में? प्रोजेक्ट डिलीवरी के केस में अगर हम बात करें। हाँ, प्रोजेक्ट डिलीवरी के केस में तो उसके लिए एक ये चीज़ है कि आपका ऑन प्रेमाइज सिस्टम में, जैसा कि आपने ये बताया कि कस्टमाइजेशंस ज़्यादा होती हैं। फिर पब्लिक क्लाउड में क्या है कि दूसरी अप्रोच है फिट टू स्टैंडर्ड अप्रोच। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फिट टू गैप एनालिसिस, एक होता है फिट टू स्टैंडर्ड एनालिसिस। तो अब जब पब्लिक क्लाउड आता है तो वहाँ पे फिट टू स्टैंडर्ड की बात आती है। ठीक है। जो भी SAP एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रहा है उसी में ही कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट फिट करनी है। ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता था, नहीं ऑन प्रेमाइस में क्या होता था कि सबसे पहले हमने सारी रिक्वायरमेंट ले ली, अच्छा बिजनेस आपका ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम वो रिक्वायरमेंट लेके SAP में फिट करते थे। नहीं होती थी तो फिर हम कस्टम डेवलपमेंट में जाते थे। ठीक है। अब हम दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं पब्लिक क्लाउड में, फिट टू स्टैंडर्ड भी साथ में और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी साथ में। ठीक है, और दोनों को मैच कराने की कोशिश करते हैं और पुश ये रहता है कि फिट टू स्टैंडर्ड। अब इस फिट टू स्टैंडर्ड में क्या है कि कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना वो स्टैंडर्ड के अंदर जाना चाहता है और कितना वो कस्टमाइजेशन पे पुश करता है। तो अब कस्टमाइजेशन की वाली बात आ गई। अब 18 महीने क्यों लगते थे? इसीलिए लगते थे क्योंकि आपने पहले उससे पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट ली, फिर बाद में आपने काम किया, काम करने के बाद आपने कस्टम डेवलपमेंट में की। अब मेरे को भी आपको ही पता है कि 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगते हैं आपको। अगर मैं फंक्शन कंसल्टेंट की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन करके टेस्ट करके स्टैंडर्ड प्रोसेस रन करने में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो जाता था ना हम लोग का ऑन प्रेमाइस में, वो कस्टम डेवलपमेंट में, प्रिंट आउट्स में, इन सब में ही जाता था। एग्जैक्टली। रिपोर्ट्स बनवाने में, कस्टम रिपोर्ट बनवाने में, ठीक है। ये सब तो अब काफ़ी कम कर दिया उन्होंने। तो अभी अगर मैं आपको बात करूं तो डिपेंड ऑन कि आप पब्लिक क्लाउड 1 महीने में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और 6 महीने में भी कर सकते हो, साल में भी कर सकते हो, डिपेंडिंग उनके कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है। अब एक रिकॉर्ड भी है पब्लिक क्लाउड का कि 22 दिन में पब्लिक क्लाउड इम्प्लीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में। ठीक है। हाँ, 22 दिन में सिर्फ। और टीम साइज उसके अंदर क्या रहा था? 22। टीम साइज तो सेम ही रहा। मैंने नहीं किया, लेकिन एक ये न्यूज़ है, मतलब SAP के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो वो 22 दिन में हो गया। अब हम लोग जिस प्रोजेक्ट की अभी बात कर रहे हैं इसको हम 5 या 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। मेरा जो 20 मई को भी स्टार्ट हुआ है। तो ये क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये मैटर भी करता है। तो अब अगर हेविली कस्टमाइज्ड बिजनेस है किसी का, वैसे तो SAP ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं तो सारी के सारे को उसने कवर किया है। 90% ऑल ओवर द ग्लोब सबको कवर किया है उसने। अब बिजनेस क्या होता है कि अपना एक्सेल में जो काम कर रहा है या टैली में काम कर रहा है या एग्जिस्टिंग में जो काम कर रहा है
उसी को ही वो एसएपी में लगाने की कोशिश करता है। हाँ अब वो एसएपी को टैली बनाने की कोशिश करता है बिल्कुल कस्टमर। बिल्कुल। इसी वजह से 18-20 महीने लगा देते हम लोग। हम्म। अब वो ऐसा नहीं रहेगा ना। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि आपका एसएपी एसएपी ही रहेगा। वो नहीं बन जाएगा टैली। टैली नहीं बन जाएगा। हम लोग की एक वो एक फनी मीम भी चलता है कि ऑन प्रेमाइज सिस्टम्स में जो एनिमल की इमेज है, मान लो कि लायन है, शेर है, तो शेर के पीछे आपने उसको किसी और मतलब एनिमल की वो बॉडी लगा दी, वो कर दिया, ठीक है। तो मतलब ऑन प्रोमाइज एसएपी का एसएपी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ। ये डिपेंड करता है, एसएपी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट कंसल्टेंट आते हैं और फिर अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स रिक्वायरमेंट आती हैं कस्टमर्स की। तो आप एज अ स्टैंडर्ड लेके चलो, दूसरी कोई कंपनी आएगी बोलेगी हम कस्टमर डेवलपमेंट कर देंगे और आपका ये पूरा सिस्टम कस्टमाइज कर देता है। हाँ, जैसे कि आप एग्जांपल भी दे रहे हो, मीम जिसकी सर बात कर रहे हैं कि शेर की तो बॉडी है, फेस तो शेर का है, लेकिन जो पीछे की बॉडी है वो कुत्ते की है, पंजे उसके बिल्ली के हैं। हाँ। तो ऐसा वाला एक अपना ऑन प्रेमिसेस के अंदर ये सिनेरियो हो जाता है। सर जैसे कि आप कंसल्टेंट हो और मैं एक कंपनी जो है रन कर रहा हूँ, तो आप किस टाइप की कंपनी को, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेज में से किस टाइप की इंटरप्राइजेज, लेट सपोज कि मेरी स्मॉल इंटरप्राइजेज है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि यार आपको तो पब्लिक क्लाउड जाना चाहिए, आपको प्राइवेट क्लाउड जाना चाहिए, या फिर आपको ऑन प्रेमाइज जाना चाहिए? तो उस सिनेरियो में आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है, सी स्मॉल और मीडियम, अगर आपका बजट है स्मॉल कंपनीज का, तो बजट है तो आप पब्लिक क्लाउड ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप स्मॉल कंपनी हो, आप जिस सिस्टम में भी आप काम कर रहे हो, मोस्टली जो स्मॉल कंपनी या तो एक्सेल में काम करेंगे या टैली में काम करेंगे, ठीक है। तो उनको चेंज करना, अडाप्ट करना इजी होता है और वो चेंज भी कर सकते हैं अपना बिजनेस प्रोसेस ज़्यादा, ठीक है। और नंबर ऑफ यूजर्स भी स्मॉल कंपनी के ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो बेटर ऑप्शन है कि आप पब्लिक क्लाउड ले लीजिए। मीडियम कंपनीज के लिए भी पब्लिक क्लाउड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सही है, मतलब वो पब्लिक क्लाउड इसके लिए भी। और जो एक्स्ट्रा लार्ज कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस, अब तो उनका बिजनेस और बहुत वास्ट कस्टमाइजेशन इतने सालों का, और प्रोसेस में भी कुछ अलग अलग से डिफाइन कर देना जो स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, तो उनको प्राइवेट क्लाउड लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब ये बात कस्टमर के ऊपर डिपेंड भी करती है, कस्टमर अगर पुश करता है तो वो प्राइवेट क्लाउड ले सकता है, वरना ऐसे भी ज़्यादातर अभी पब्लिक क्लाउड को मार्केट ज़्यादा कर रहे हैं, तो पब्लिक क्लाउड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है भी। क्योंकि अभी देखो, अभी हमको लग रहा है कि पब्लिक क्लाउड में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। 2 साल पहले जो लिमिटेशंस थी, आज के डेट में वो थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि वो हर 6 महीने में अपग्रेड करते हैं। हाँ। आने वाले टाइम में वो ठीक कर देगा। जो भी है ऑन प्रेमाइज में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस कस्टमाइजेशन आप ओपन एंडेड नहीं रहेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ही जितना कर सकती है वैसे भी कर देगी, ठीक है। राजीव जी, अगर 2025 में अगर किसी को एसएपी सीखना है और उसको पब्लिक क्लाउड सीखना है, लेट्स सपोज, तो उसको पहले ऑन प्रेमाइज सीखना चाहिए, या फिर वो डायरेक्टली, अगर उसको ऑन प्रेमाइज का उसको नहीं आता है कुछ भी ऑन प्रेमाइज, वो डायरेक्टली पब्लिक क्लाउड सीख सकता है क्या? क्योंकि इन डिमांड में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डिमांड है अभी पब्लिक क्लाउड का, क्योंकि आप ऑन प्रेमाइज के तो देखोगे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन पब्लिक क्लाउड के अभी इतने ज़्यादा कंसल्टेंट मार्केट में नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि 2025 पे अगर जैसे लेट सपोज मुझे सीखना है, तो मुझे पहले मतलब ऑन प्रेमाइज सीखना चाहिए, फिर पब्लिक क्लाउड सीखना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली पब्लिक क्लाउड सीख सकता हूँ? पब्लिक क्लाउड सीखने के लिए आप डायरेक्टली सीख सकते हो, बट जो फाउंडेशन आपको सीखनी है वो है कि कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको बहुत अलग भी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं पब्लिक क्लाउड में। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहने वाला है जो पहले का था, ठीक है। अगर मान लो 100 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन प्रेमाइज में थी, तो पब्लिक क्लाउड में 90 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन प्रेमाइज की हैं और 10-15 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो पब्लिक क्लाउड में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को हाइब्रिड मॉडल में लर्न करना है ना, मोस्टली हाइब्रिड मॉडल में ही करना चाहिए उसको लर्न। 1-2 महीना 3 महीना अपना ऑन प्रेमाइज की सारी कॉन्फ़िगरेशन सीख ले, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर पूरा पब्लिक क्लाउड का सीख ले, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम बात करते हैं कंसल्टेंट की, तो अब
पहले जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मैं भी सोचता था कि कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, आई विल बिकम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट वर्ड ही का मतलब होता है कि आप कंसल्टिंग ज़्यादा कंसल्टिंग करोगे, ज़्यादा करो। ठीक है, आप टेक्निकल काम बैकएंड नहीं करोगे, कम करोगे, ठीक है। एग्जैक्टली। अब लोगों का यही मिसकंसेप्शन है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, अब मैं कंसल्टेंट बन जाऊंगा, बट नहीं। तो अब इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही पुश एसएपी की तरफ से हो गया है पब्लिक क्लाउड पर। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन तो वो बहुत कम करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या है कि आपका जब प्री डिलीवर्ड सिस्टम आता है, आपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद बैकएंड में एसएपी कुछ आवर्स लेता है, और जो स्टैंडर्ड प्री डिलीवर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी अपने आप एसएपी करके दे देता है, ठीक है। ठीक है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसी में फिट हो गई तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसा मैंने बोला ना 22 दिन में वो इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। वो प्री डिलीवर्ड सिस्टम है एसएपी का, इसलिए वो डिलीवर्ड हो गया होगा, ठीक है। हाँ। तो अब कस्टमर ने बोल दिया कि ये जो एसएपी ने जीएल मैप करके दिया हुआ है जनरल लेजर, वो नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा चाहिए। दूसरा चाहिए। तो फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन वहाँ का देख के बैकएंड में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो आ रहा है वो कस्टमर को दिखाओ और कस्टमर को दिखाने के बाद ऐड कर लो, ठीक है। तो इसीलिए एसएपी ने पब्लिक क्लाउड में कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बैकएंड में डाल दिया है। आप बिजनेस कंसल्टिंग ज़्यादा करो, ठीक है, आप बिजनेस के बारे में समझो, उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करवाओ, ठीक है। तो आप उसका पेन समझो, उसका पेन क्या है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे एसएपी की बिजनेस प्रोसेसेस हैं आप उसको दिखाओ। अगर उसके अंदर उसको कुछ चेंजेस करने हैं देन वी विल थिंक अबाउट दैट, उसके ऊपर हम देखेंगे, सोचेंगे। तो ये आई गेस ये है पब्लिक क्लाउड का कंसेप्ट। वही है। तो अभी देखो आपका क्या है कि जैसा आपने बोला कि ये जो फ्रेशर्स है जिसको एसएपी के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो वो तो अपना ऑन प्रेमाइज और पब्लिक क्लाउड दोनों का हाइब्रिड करके सीख सकता है। डायरेक्टली अगर वो पब्लिक क्लाउड सीखना चाहे तो डायरेक्टली भी सीख सकते हैं, उसको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में आपको फ्री हैंड इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं पब्लिक क्लाउड के डेमो सिस्टम में भी, तो बेटर वही रहेगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन जो अगर आपको ट्रायल्स करने हैं ना ऑन प्रेमाइज से करो, क्योंकि वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में एक छोटा सा चैलेंज ये है कि अगर आपने पब्लिक क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन में कोई एंट्री आपने बना दी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, ठीक है, तो 80% ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो मान लो मैंने बिजनेस प्लेस एक नया बना दिया, ठीक है, अब आप उस बिजनेस प्लेस को डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, ऑन प्रेमाइज डिलीट कर ऑन सकते प्रेमाइज में आप डिलीट कर अब आपने गलती कर दी, एज अ फ्रेशर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने गलती कर दी, उसके बाद फिर आप उसको डिलीट कैसे करोगे, है ना। एक्स्ट्रा डेटा फालतू में दिखता रहेगा, और फिर आप हम अगर जो डेमो सिस्टम होता है शेयर्ड बेसिस पे होता है, हर एक को प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। राजीव जी, अगर जैसे लेट सपोज कि मैंने उस पे ऑन प्रेमाइज पे 5-7 साल या 8-10 साल काम किया है, अभी मैं पब्लिक क्लाउड सीख रहा हूँ और मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया पब्लिक क्लाउड का, तो मुझे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? क्योंकि आपने ये थ्रू आउट जर्नी देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जिनको ऑन प्रेमाइज उनके दिमाग में घुस गया है कि यार ये तो बेस्ट है, यही अगर ये मैंने कर लिया पब्लिक क्लाउड तो मैं उड़ा दूंगा। तो उस केस में उनको क्या चैलेंजेस आ जाते हैं कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, जिनको 5 या 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इसमें? देखो, चैलेंजेस तो रहते हैं, मेरे को भी थे चैलेंजेस। सो चैलेंजेस में आपको 2-3 जगह से चैलेंजेस मिलेंगे। जो प्री सेल्स वाले बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने पब्लिक क्लाउड बेचा है कस्टमर को, क्या प्रॉमिस करके बेचा है, ठीक है, फिर आप प्रोजेक्ट में आए हो तो फिर आपको वो प्रॉमिसेस झेलने पड़ेंगे। क्या पता वो एसएपी के बेस्ट प्रैक्टिसेस में ना हो, पहले होता था अब नहीं होता, ठीक है। कस्टम डेवलपमेंट आप पहले कर देते थे, अब यहाँ पे कैसे करोगे वो ढूंढना पड़ेगा। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा ये चैलेंज है कि आप या आपकी टीम में या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह, जैसे मेरा भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको पब्लिक क्लाउड वो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो वो बहुत अच्छा है, बट वो पब्लिक क्लाउड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग उसको बता रहे हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, एंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने रहा किया है तो हमने झेला है, तो मैं भी उसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस वाले को कैसे करते हैं। तो उनको चैलेंजेस ये आता है कि अगर कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट बोली, अब आप कंफर्म नहीं हो कि पब्लिक क्लाउड में होता है कि नहीं होता है, एंड एज एन एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हमारी आदत होती है ऑन द स्पॉट जवाब देने की। हाँ, कर देंगे, हो जाएगा सर, हाँ, कैसे होगा वगैरह सोल्यूशन बताने की, ठीक है, अब बता दिया ऑन प्रेमाइज वाला। हाँ, यही हुआ था मेरे पहले प्रोजेक्ट में, ठीक है, मैंने तो नहीं किया, बट मेरा जो
मैनेजमेंट में था, उसने बोल दिया कि हाँ जी ऐसे हो जाता है। हो जाता है। अब हम लेके बैठे कि यार ये तो नहीं होता है, बहुत ढूंढने के बाद भी फिर एसएपी को टिकट भी रेस करी, हम्म। नहीं होता भाई। और कई बार आप एसएपी को टिकट रेस करोगे ना, एसएपी बोल देगा कि दिस इज नॉट अवेलेबल इन एसएपी एज स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ, इफ यू वांट इट, अगर आपको चाहिए तो आप एक फीचर रिक्वेस्ट जनरेट कर दो। और फीचर रिक्वेस्ट में आपको वोटिंग सिस्टम वाला है, वोट आएंगे तो एसएपी सोचेगा कि हाँ करना चाहिए कि नहीं उतना करना चाहिए। प्रोजेक्ट में थोड़ी हम वेट कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम्म। अब उसको सीखना है या करना है, ठीक है। बात ये आती है कि चैलेंजेस तो आप करते रहोगे, ठीक है। आपको अपफ्रंट कोई भी चीज़ अगर आपने एसएपी में पब्लिक क्लाउड में रन नहीं करी है ना, तो एज एन एक्सपीरियंस कंसल्टेंट आप वहाँ पे बोलो मत कि ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये आपको तभी बोलना है जब आपने या तो उसके बारे में एसएपी के हेल्प पोर्टल पे या लर्निंग हब पे पढ़ा हो, या फिर आपने प्रैक्टिकल किया हो, टेस्ट किया हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तभी आपको बोलना चाहिए, ठीक। अब दूसरा, पहला तो ये आपका कि आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है एज एन एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। सेकंड आपको कि ये भी देखना है कि चेंज मैनेजमेंट आप कस्टमर से तो करवा रहे हो, आप फिट टू स्टैंडर्ड कर लोगे, ठीक। आपको अपने दिमाग में भी तो चेंज मैनेजमेंट करना है कि माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है। पुराना वाला माइंडसेट लेके अगर आप पब्लिक क्लाउड इंप्लीमेंट करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। पब्लिक क्लाउड इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक नया दुनिया ही है। वो बेस उसने दिया है कि हाँ एसएपी है, वो तो कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट मान के चलो इसको, नया प्रोडक्ट आप मान के हाँ। चलो इसको। तो आपको नए तरीके से ही सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और सीखने के लिए भी कोई सिखाने वाला भी नहीं है अभी। हाँ, अभी इतने मार्केट में एग्जैक्टली डायरेक्टली कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो आपको वो एसएपी के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से सीखना पड़ेगा। हाँ। और ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज देता भी है, वेबिनार भी कराता रहता है, तो आप वहाँ पे भी जा जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो। हाँ। पहले आप सीख लो पूरा, उसके बाद फिर आप करो। और फिट टू स्टैंडर्ड की वर्कशॉप होती हैं, तो एक एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, उसको पढ़ो, उसको करने मेरा के नेक्स्ट बाद- क्वेश्चन सर यही था हाँ। कि अगर आप 2025 में हाँ। जैसे कि राजीव जी को अगर 2025 में, क्योंकि आपने भी 2022 के समथिंग ये सीखा था, तो उस टाइम से भी अभी 3 साल हो गए हैं। उस हाँ। टाइम तो बिल्कुल भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था, बहुत रेयरली आपको, या तो आप लर्निंग हब सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको वहां से थोड़ा कंटेंट मिल जाता था, ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं उस टाइम पे लिखे गए थे। तो आज के टाइम पे जैसे 2-3 साल हो गया है, 2025 में अगर राजीव जी को दोबारा से अगर एसएपी में पब्लिक क्लाउड सीखने का अगर मौका मिले, तो क्या क्या रिसोर्सेस हैं जिसको राजीव जी फॉलो करेंगे? तो एक वेबसाइट है learning.sap.com। ठीक है। अगर मैं आपको वाइल्ड कार्ड रिसोर्स बताऊं कि आप मतलब सिंगल एंट्री पॉइंट, तो आपका मॉड्यूल अगर एसडी है, एमएम है, एफआईसीओ है, तो आप तो सिंपली ये करो कि learning.sap.com पे जाओ या training.sap.com पे जाओ, ठीक है। और वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन कोर्स ढूंढ लो, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स में हाउ टू प्रिपेयर एक सेक्शन होता है। उस हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन में नीचे बहुत सारे वो रोड मैप दिया होता है कि इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको ये कोर्स सीखना है, ठीक है। बट इसके प्री रिक्विजिट कोर्सेज भी हैं। ठीक है। उन प्री रिक्विजिट कोर्सेज के प्री रिक्विजिट कोर्सेज पे ठीक है। ऐसा हायरार्की बनाई हुई है। हाँ। तो उस प्री रिक्विजिट कोर्सेज में पहला वाला जो कोर्स है उससे आप स्टार्ट करोगे, तो आप एंड टू एंड एसएपी के बारे में, पब्लिक क्लाउड के बारे में सीखना चालू कर दोगे। ठीक है। तो उसमें आपको हर चीज़ मिलती रहेगी। learning.sap.com में क्या है कि आप वो training.sap.com पे सर्टिफिकेशन ढूंढा, हाउ टू प्रिपेयर में गए, उसके प्री रिक्विजिट में गए, फिर वो आपको learning.sap.com पे डायरेक्ट कर देगा। फिर वहाँ पे आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसी के बीच में ही आपको क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, और उसमें आपके अलग अलग यूआरएल्स भी मिलते हैं, रिसोर्सेज। मतलब आपको इस रिसोर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप ये यूआरएल क्लिक करो, उससे फिर आप उस पर्टिकुलर डोमेन पे ही चले जाओगे, और फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसमें कुछ वीडियोस भी हैं, उसके अंदर वीडियोस भी होते हैं, तो आप वहाँ से ही शुरू करो और वहीं से ही फिर आप 1 to 1 लेके चलो, तो आपको हर जगह पे वैसे भी पहुँचाता रहेगा, आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है सीखने का। अब सिंगल एंट्री पॉइंट की मैंने जो बात करी, बाकी अगर आपको डायरेक्टली एंट्री पॉइंट चाहिए तो आपका एक बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है आफ्टर learning.sap से, कि आपको मॉड्यूल वाइज आप सीखना है, ठीक है। आपको मतलब मॉड्यूल में भी आपको प्रोसेस वाइज अगर सीखना है, तो SAP का हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं ना, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस का पहले जो टूल था वो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोरर है। पुराने कंसल्टेंट हो, नए कंसल्टेंट हो, सबको पता है बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोरर एक वेबसाइट है SAP की,
अब वो डिस्कार्ड कर दी गई है एसएपी ने, उसको उसने डायरेक्ट कर दिया है me.sap.com प्रोसेस नेविगेटर। मैक्सिमम चीज़ें जो बाहर देता था ना अलग अलग पोर्टल में, उसने उसको उसी के अंदर ही बुक करने की कोशिश करी है एसएपी। ठीक है। तो me.sap.com/प्रोसेस नेविगेटर है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे पब्लिक क्लाउड का एक टैब है, उस टैब के अंदर फिर बहुत सारे उसमें वो हैं प्रोसेसेस हैं डिपेंडिंग ऑन डोमेन। फाइनेंस का है, सेल्स का है, प्रोक्योरमेंट का है, सप्लाई चेन का है, तो उसमें फिर अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो जो learning.sap, फिर ये आपका training.sap, फिर आपका ये प्रोसेस नेविगेटर। प्रोसेस नेविगेटर के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज ये है कि आपका एस यूज़र आईडी होना चाहिए। ठीक है। पी यूज़र में आप डिस्प्ले कर सकते हो, डाउनलोड कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है। तो आपको एस यूज़र चाहिए होता है, एस यूज़र आपको पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो एक एस यूज़र हो गया। तीसरा चौथा जो रिसोर्स है वो ये है कि help.sap.com। वो एक तरीके से ड्रॉप डाउन अंदर अंदर जा जाके ठीक है बहुत सारा, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। तो ये 4 रिसोर्सेज हैं और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। और ये चारों रिसोर्सेज को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अब लगा देंगे, तो वहाँ से भी आप सबका लिंक जो है रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो राजीव जी, इसको सीखने के लिए आपको हैंड्स ऑन भी आपको करना होगा, तो उसके लिए लैब एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी अगर आप देखोगे ऑन प्रेमाइस, तो लैब एक्सेस का अरेंजमेंट करना बहुत एक आसान होता है, इजीली से सैंडबॉक्स कहीं से भी रेंट पे ले सकते हो। लेकिन पब्लिक क्लाउड के लिए अगर किसी को लैब एक्सेस या सर्वर अगर लेना है, तो वो कहाँ से उसको अरेंज करके उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं? थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि पब्लिक क्लाउड का सिस्टम एसएपी खुद कंट्रोल कर रहा है ना। पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, ऑन प्रेमाइस तो है नहीं कि आपने सेटअप कर लिया। तो जो पार्टनर्स हैं एसएपी के, सिल्वर गोल्ड पार्टनर, प्लैटिनम पार्टनर, तो उनके पास ही ये एसएपी पार्टनर डेमो इन्वायरमेंट देता है। ठीक है। और उसी में ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो या तो वो पार्टनर आपको रेंट पे दे दे, ठीक है ना, या तो आप उस पार्टनर कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तभी आप इस पे एक्सेस कर पाओ। तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा राजीव जी, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या इसका जो है रोल होता है पब्लिक क्लाउड के अंदर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है इसका कि एक टूल है जो कि बहुत पहले से भी चल रहा था, इसको कहते हैं क्लाउड एएलएम। ठीक है। क्लाउड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब जैसे बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या है कि एक अलग अलग टूल्स बने हुए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस प्रोजेक्ट है, एमएस प्रोजेक्ट सेम लाइक उसी को ही एसएपी के फ्लेवर का, मतलब जो एसएपी से रिलेटेड कंप्लीटली करना है ना, तो एसएपी ने क्लाउड एएलएम दिया हुआ है। क्लाउड एएलएम क्या करता है कि जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए वो वहाँ पे सिलेक्टेड होती हैं, कंपनी को चाहिए मतलब, और उसमें हम जो वर्कशॉप देते हैं कस्टमर को, तो उसमें फिर जो रिक्वायरमेंट आती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट हो गई, जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट हो गई, जो कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट हो गई, वो सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे कैप्चर करते हैं, और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी वहाँ पे कैप्चर करते हैं फिर, और उसी में ही सारा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलता है। ठीक है। ठीक है। तो जो बिजनेस ब्लूप्रिंट साइन ऑफ वाला जो टर्म पहले था ना, वो पब्लिक क्लाउड में नहीं है। तो अब जो बिजनेस ब्लूप्रिंट साइन ऑफ का जो दूसरा नाम अगर हम करें कि मतलब रिक्वायरमेंट साइन ऑफ या फिट टू स्टैंडर्ड वर्क साइन ऑफ, तो वो आपका क्लाउड एएलएम में होता है। क्लाउड एएलएम में हम जितना भी आपने आप वर्कशॉप दी, उसके बाद जो आपने ख़त्म किया, उस पूरा एक्सेल एक्सट्रैक्ट करके, या फिर आप क्लाउड एएलएम में भी साइन ऑफ ले सकते हो कस्टमर से, उसकी लॉगिन आईडी बना के। ठीक है। तो वो वहाँ पे वो साइन ऑफ कर देगा रिक्वायरमेंट को। साइन ऑफ हो गया रिक्वायरमेंट, तो ये आपका आ गया पहला वाला फेज जो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज था। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद फिर आता है रियलाइज। तो रियलाइज भी उसमें ट्रैक होता है कि जो रिक्वायरमेंट आपने लिखी थी उस पर आपने कितना कितना काम हो गया, टिक वगैरह लगा दो। ठीक है, अलग से कोई एक्सेल बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में आप सारे टू डू लिस्ट बना सकते हो। हाँ, पब्लिक क्लाउड की एक अच्छी बात ये है, बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, पहले क्या था, हम लोग पीपीटी बनाते थे, एक्सेल बनाते थे, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते थे, यूजर मैनुअल बनाते थे। ऐसे भी बोलता है ये पेपर वर्क हमने करके दिया हुआ है आपको, ठीक है, आप मत करो ये सब हम आपको करके दे रहे हैं। हाँ, वो करके देंगे, आप काम पे ध्यान दो, आप सिर्फ कंसल्ट करो। हाँ, रियल जो कंसल्टिंग है वो करो आप बस। ठीक है,
तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी सब कुछ दिया हुआ है। प्रोजेक्ट क्लाउड एलएम अलग से टूल है। आपको अगर यूज़र मैनुअल चाहिए तो यूज़र मैनुअल के लिए एसएप ने टेस्ट स्क्रिप्ट दी हुई है, जो मैंने प्रोसेस नेविगेटर बताया था, तो उसमें आपको टेस्ट स्क्रिप्ट सारी मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, तो फिर आप जो एसएपी का रोड मैप व्यूअर होता है, एक्टिवेट मेथोडोलॉजी रोड मैप व्यूअर, उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी। सिग्नावियो प्रोसेस नेविगेटर जो है उसके एक्सेलरेटर्स में भी आपको पीपीटीज मिल जाएंगी। अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए हम गूगल में जाते थे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का डायग्राम निकालें, उसको फिर हम दिखाएं या फिर हम खुद से बनाएं। एसएपी ने वो एक एक्सेल में डायग्राम दे दिया है, स्क्रीनशॉट उसका। और अभी मैंने मेरा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर था इस इम्प्लीमेंटेशन में मैंने उसी को ही वहाँ पे दिखाया कि ऐसा होता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इसमें ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन हो गया, सारा हायरार्की उसमें दिया हुआ है, वही हमने बता दिया। तो ये सब काम नहीं करना है अभी आपको, पेपर वर्क वगैरह इन सब कामों में मत ध्यान दो, ठीक है, बिजनेस कंसल्टिंग में ध्यान दो। तो अभी वही बात आते हैं उसमें क्लाउड एलएम पे। तो क्लाउड एलएम में फिर आपका प्रिपेयर फेज, रियलाइज फेज में आपके सारे रिक्वायरमेंट और जो भी हैं वो वहाँ पे रियलाइज़ होंगी। आपने काम कर दिया, ओके कर दिया, बाद में आपका ये टेस्टिंग फेज़ हो गया। ठीक है। टेस्टिंग फेज़ में आपने टेस्ट करवा लिया तो यूज़र्स हर एक प्रोसेस वाइज में आपका ओके लिख देता है। क्लाउड एलएम में आप ना यूज़र को भी वो एक्सेस दे सकते हो और वो यूज़र उस प्रोसेस वाइज काम कर सकता है। टेस्टिंग के लिए फिर वो ओके लिख सकता है कि हाँ मैंने ये टेस्ट। अब उसमें क्या होता है ना, क्लाउड एलएम में सेल्स ऑर्डर बनाने के 3 स्टेप हैं, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस। तो 3 एप्लीकेशंस वो मेंशन कर देगा फ्लो डायग्राम के हिसाब से। और उसमें फिर उसी सेल्स ऑर्डर में आपको स्टेप्स भी लिखे होते हैं, ये कस्टमर कोड सेलेक्ट करो, ये मटेरियल सेलेक्ट करो, ये करो, ठीक है। तो वो अब यूज़र क्या करेगा, 1 बाय 1 क्लाउड एलएम में जाता रहेगा और टिक मार्क लगाता रहेगा कि हाँ मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। जहाँ पे फंसा वहाँ पे वो टिक मार्क का क्रॉस हो जाएगा और वहाँ पे वो कमेंट डाल देगा, स्क्रीनशॉट लगा देगा यूज़र। तो ऐसे लेवल पे हम ज़्यादा अच्छे से ट्रैक भी कर पा रहे हैं, ठीक है, और यूज़र को हमको कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। और हम लोग वो इशू देख लिया, हमने स्टेप्स रिप्रोड्यूस कर लिए और खुद से सॉल्व भी कर दिया। तो ये पार्ट एक ईजी कर दिया है। तो ये आपका टेस्टिंग का फेज़ हो गया। उसके बाद फिर गोल लाइव हो गया, रन हो गया। तो इतना आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लाउड एलएम के थ्रू हो रहा है। ठीक है। राजीव जी, हम एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सुनते हैं, तो ये एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है? एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। और जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रेनिंग तो हमको ऑर्डर टू कैश बताया, ठीक है, और बस खत्म एसडी। बस इतना नहीं है, साइकिल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल में हाई लेवल की बात करूँ कि एक एसडी में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका थर्ड पार्टी सेल्स होता है, इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर होता है, आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी आ जाता है थोड़ा बहुत, एंड स्टॉक ट्रांसफ़र है। तो ये सारे के सारे बेस्ट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इन प्रोसेसेस को करने के इंडस्ट्री में थोड़े डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो एसएपी ने ये अगर आया कि हर एक प्रोसेस से के रिलेटेड उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाए हुए हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, और ये आप फॉलो करो, ठीक है। अभी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गया है। तो इसी को ही वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहता है और इसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ही हम सीखेंगे, पढ़ेंगे तो हम कस्टमर से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हमको नए सिनेरियो भी पता चल जाएंगे। अभी हम लोग को क्या होता था, जब मैंने मेरा जो पहला इम्प्लीमेंटेशन था, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता नहीं था उस टाइम पे। तो कस्टमर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, अब हमको ऑर्डर टू कैश या एसटीओ ही पता था, मोस्टली हार्ड टू हार्ड समझ लो तो आपका ये थर्ड पार्टी पता होगा या कंसाइनमेंट पता होगा। तो उसके आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको पता ही नहीं है कि एसएपी इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देता भी है। आप क्या करोगे, उसी में ही कस्टम डेवलपमेंट करा के फिट कराने की कोशिश करोगे जो आपका ऑर्डर टू कैश चल रहा था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि जो लर्निंग मेथड में होंगे अभी एसएपी में तो एसडी में तो उनको नहीं पता होगा एडवांस डाउन पेमेंट्स अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर, ठीक है। इस कंसेप्ट को करने के लिए अभी मैं पिछली कंपनी में भी था तो वहाँ पे एडवांस की एंट्री फाइनेंस वाला अपने ट्रांजैक्शन कोड से चला रहा है, जबकि वो ऑन प्रेमाइस एस्पेराना सिस्टम में एक ऐसे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस देता ही है कि अब एक माइलस्टोन होता है, उस माइलस्टोन में सेल्स ऑर्डर के बेस पे आपका डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है।
तो यानी कि सेल्स ऑर्डर बना, माइलस्टोन आपका एडवांस वाला हो गया, और उसके अगेंस्ट में आपने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट बनाओगे, वो बिलिंग डॉक्यूमेंट एडवांस रिक्वेस्ट बनती है और फिर उसकी पेमेंट प्रोसेसिंग करके वो एडवांस की एंट्री डल जाती है। तो ये आपका एडवांस वहाँ पे ट्रैक हो गया, फिर उसी सेल्स ऑर्डर से आपका इनवॉइस बन जाता है रिमेनिंग अमाउंट का। ठीक है। ठीक है, अब ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। हम्म, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि इसका एक 3 डिजिट कोड भी है। तो जो 3 डिजिट कोड है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी हो तो आप एक जीएसटी नंबर है, तो आप कंपनी आप एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कैसे आइडेंटिफाई करेगी? जीएसटी नंबर से करेगी या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर से करेगी, ठीक है? या और एज एन इंडिविजुअल आप हो, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेगी वो? आधार कार्ड या पैन नंबर होगा, ठीक है? आपके नाम से तो आइडेंटिफाई नहीं करेगी ना गवर्नमेंट। सेम ऐसे एसएपी है, एसएपी ने जो आइडेंटिफिकेशन लगाया हुआ है हर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसको 3 डिजिट उन्होंने स्कोप आइटम्स का कोड दिया हुआ है। अगर मैं सेल फ्रॉम स्टॉक की बात करूं तो BD9, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है तो उसके लिए 3D2 है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया तो उसके लिए 3MO है। तो ऐसे जो 3 डिजिट कोड हैं वो आपको एसएपी के प्रोसेस नेविगेटर में मिल जाएंगे, और उसका डायग्राम भी मिल जाएगा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस की टेस्ट स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, एडिशनल जो उसमें सेटअप इंस्ट्रक्शंस है वो भी मिल जाएगा। सब कुछ ऐसे भी में है, पढ़ लो और कर लो। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। और अगर आपको पता है सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस तो फिर आप अच्छे कंसल्टेंट हो और आप बिजनेस कंसल्टिंग अच्छे से कर पाओगे। कॉन्फ़िगरेशन तो अगर आपको सारे स्टैंडर्ड प्रोसेस पता है तो हार्डली आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा ट्रिक्स निकालने की। ऐसे भी नहीं, जब अभी अभी मैं आपको बताऊँ तो सेल्स मॉड्यूल में कितने प्रोसेसेस आप हम लोग समझते होंगे, 18-20 मैक्सिमम, ठीक है, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में भी मिलते हैं थे ऑन प्रीमाइस में हमको। एसएपी के प्रोसेस नेविगेटर में 70 मोर देन 70 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विद इन सेल्स। फिर सेल्स का सर्विस भी है, सेल्स सर्विस। ठीक है। 70 बेस्ट प्रैक्टिसेस जब मैंने पहली बार पब्लिक क्लाउड 2023 में देख रहा था, ये 70 प्रोसेस कहाँ से आ गए यार, मैंने तो खुद नहीं किए इतने सारे। ठीक है, तो फिर वो 70 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब ये इन सब के बारे में पता है तो फिर आपको पूरे ऑल अराउंड द ग्लोब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप एक सीख रहे हो तो 70 बेस्ट प्रैक्टिसेस का आप टेस्ट रन कर लोगे, तो इन फ्यूचर में अगर मान लो 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो आपको याद तो आएगा कि कुछ तो किया था तो मैंने उस टाइम पे किया था। तो मैं वहाँ पे वो उसको रेफर कर लूँगा और फिर वही वाला मैं आगे कस्टमर को बता दूंगा कि आपके लिए जो आप चीज़ें इस स्टॉक ट्रांसफ़र में देख रहे हो, इस प्रोसेस में देख रहे हो, इसमें नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए दूसरा स्टॉक वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फिट हो जाएगी। ठीक है। वरना क्या होगा, जो आपने बताया प्रोसेस आप उसी के अंदर कस्टम डेवलपमेंट की सोच रहे होगे, और पब्लिक क्लाउड में वो नहीं चाहता ऐसे भी कि आप कस्टम डेवलपमेंट करो। बिल्कुल। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस रहो और अच्छे कंसल्टेंट बनने के राह पे चलो। ठीक है राजीव जी, जैसे कि अपने ऑन प्रमाइसेस के अंदर लैंडस्केप जो होता है, लाइक आपका एक क्वालिटी सर्वर हो गया, एक आपका डेवलपमेंट सर्वर हो गया और एक आपका प्रोडक्शन सर्वर हो गया। ऐसे ही जो सिस्टम लैंडस्केप रहता है पब्लिक क्लाउड के केस में वो कैसा रहता है? पब्लिक क्लाउड में तो 3 सिस्टम लैंडस्केप है, 3+1 है, जिसमें आपका स्टार्टर सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम, टेस्ट सिस्टम बोलते हैं वो, क्वालिटी सिस्टम एंड प्रोडक्शन। ठीक है। सो स्टार्टर, डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन। स्टार्टर सिस्टम प्री डिलीवर्ड प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम है जिसमें आपको विद मास्टर डेटा SAP डिलीवर्ड कंपनी कोड्स मिलते हैं। जैसे इंडिया का अगर आप टेस्टिंग करोगे तो 1810 मिलेगा। ठीक है। और उसी से ही आप टेस्टिंग और कस्टमर को वर्कशॉप दे सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इजी पड़ता है। फिर आपको जो भी है तो आप डेवलपमेंट में अपना नया कंपनी कोड के हिसाब से करते हो। ठीक। अच्छा राजीव जी, पब्लिक क्लाउड के अंदर हम कौन सा इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी जो है यूज़ करते हैं? सो ये काफ़ी डिफरेंस है जो हमारा पुराना ASAP मेथोडोलॉजी था या फिर ऑन प्रीमाइस में जो हम लोग एक्टिवेट मेथोडोलॉजी करते थे उससे भी काफ़ी डिफरेंस है। तो पब्लिक क्लाउड में इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो एक्टिवेट मेथोडोलॉजी है, एंड उसका मेथोडोलॉजी वाले स्टेप्स आप एक्टिवेट रोड मैप में मिल जाएगा आपको। यही है कि आपको जो me.sap.com वेबसाइट है उसके अंदर आपको एक्टिवेट रोड मैप मिल जाएगा। तो अब इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी के जो रोड मैप होता है उसमें आपका फेजेस होते हैं, जो कि आपका प्रिपेयर फेज़ है,
एक्सप्लोर फेज है, देन रियलाइज है, फिर आपका ये टेस्टिंग फेज है यूएटी, एंड फिर डिप्लॉय और फिर रन। ठीक है। ये फेजेस हैं। तो जो मेथोडोलॉजी चेंजेस हैं वो डेल्टा चेंजेस हैं जो मैं बताता हूँ। वो ये कि पहले था फीड गैप एनालिसिस, तो यानी कि आप कस्टमर के पास जाते थे क्लाइंट पे, तो आप उससे पहले एज समझ लेते थे, जितना भी वो उनका करंट बिजनेस है वो आप समझ लेते थे, तो फिर आप उसके बेस पे आप बिजनेस ब्लूप्रिंट डिजाइन करते थे एज इज, एंड जो एसएपी में टू बी हो। ठीक है। सिस्टम में आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, तो आप एज एज और टू बी डॉक्यूमेंट बना के उसका बिजनेस ब्लूप्रिंट साइन ऑफ करते थे। अभी यहाँ पे वो बिजनेस ब्लूप्रिंट साइन ऑफ नहीं है, यहाँ पे का फिट टू स्टैंडर्ड एनालिसिस करने के बाद आपका उसके बेस पे होता है। तो प्रिपेयर फेज तो पहले वाला पार्ट है, जिसमें कि वर्कशॉप से भी पहले, किक ऑफ मीटिंग से भी पहले वाला पार्ट है वो, कि जब हम कस्टमर को प्रिपेयर कर रहे हैं प्री सेल्स, एंड देन आफ्टर दैट एक्टिविटी जब इम्प्लीमेंटेशन टीम भी नहीं गई है तो वो प्रिपेयर फेज होता है, जिसमें कस्टमर को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर पब्लिक क्लाउड। फिर सेकंड आपका आता है ये एक्सप्लोर फेज। एक्सप्लोर फेज में हम लोग फिट टू स्टैंडर्ड वर्कशॉप देते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस नेविगेटर में जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके स्कोप आइटम्स प्रिपेयर फेज में सिलेक्टेड रहते हैं, और उसी को ही हम फिर एज अ पर स्कोप आइटम पहले हम लोग टेस्ट रन कर लेंगे होमवर्क में कंसल्टेंट लेवल पे, देन उसी की हम वर्कशॉप देते हैं। उस वर्कशॉप में हम ये बताते हैं कि एसएपी में ये प्रोसेस सेल फ्रॉम स्टॉक और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इस तरीके से चलता है, और विद इन दैट वर्कशॉप ही हम यूज़र से पूछते हैं और इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं टू वे मेथड का, कि वो अपनी भी रिक्वायरमेंट इसमें बताता जाए, उनका करंट बिजनेस भी बताता जाए। ठीक है, तो हम वो चीज़ें नोट डाउन करते रहते हैं। तो ये फिट टू स्टैंडर्ड वर्कशॉप सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो यही निकलता है। इसमें आप वर्कशॉप भी दे रहे हो, एज इज भी समझ रहे हो, टू बी भी बना रहे हो, दोनों एक साथ हैं। ठीक है। यानी कि आप टू बी बता रहे हो और उससे एज इज ले रहे हो, तो दोनों मैच करा रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका साइन ऑफ लोगे। साइन ऑफ लोगे आप क्लाउड एएलएम में, जैसा मैंने पहले बताया। फिर साइन ऑफ लेने के बाद आप स्टार्ट करोगे डेवलपमेंट उसका, तो यानी कि रियलाइज फेज जो होता है। तो आपने सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, फिर आपको जो कस्टम प्रिंट आउट्स हैं, फॉर्म्स हैं, जैसे टैक्स इनवॉइस का प्रिंट आउट, ऑर्डर कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट वगैरह, वो हम वहाँ पे डिज़ाइन करवाते हैं डेवलपर से। इतना काम होने के बाद रियलाइज़ हमारा ख़त्म हो गया। रियलाइज़ के बाद फिर हम क्लाउड एएलएम के थ्रू भी यूज़र से टेस्टिंग करा सकते हैं, और अगर यूज़र क्लाउड एएलएम नहीं चाहता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये पकड़ अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट और इसमें आप करना चालू कर दो। ठीक है, तो टेस्ट स्क्रिप्ट तो एसएसपी ने दी हुई है, लेकिन अब इसमें चैलेंजेस ये रहता है कि यूज़र को स्क्रीनशॉट वाइज भी चाहिए होता है, तो हम फिर वो स्क्रीनशॉट वाइज एक अलग से यूज़र मैनुअल बनाना पड़ जाता है, क्योंकि एसएपी विद स्क्रीनशॉट इस प्रोसेस नेविगेटर में नहीं देता है, बट एक डिफरेंट है, वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट देता है, तो वो बिजनेस के हिसाब से नहीं होता। इसीलिए हम लोग को वो विद स्क्रीनशॉट बिजनेस के अकॉर्डिंग जो यूएटी है वो हम करवाते हैं। बट मोस्टली हमारा पुश ये रहता है कि जो एसएपी की बेस्ट टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं उसी में से ही जो उसके रेलेवेंट है, तो वो, और विद मास्टर डेटा। ठीक है, हम उसको कट पेस्ट करके एक्स्ट्रा कंटेंट ऑप्शनल स्टेप्स हटा के कस्टमर को दे दें, तो वो यूज़र वाइज स्टेप ले लें। बट अब यूज़र को स्क्रीनशॉट चाहिए तो करना पड़ता है। सो ये आपका यूएटी हो गया। यूएटी का यूएटी साइन ऑफ होगा, तो यूएटी साइन ऑफ भी आप क्लाउड एएलएम में ले सकते हो। ठीक है। अगर आप स्टेप वाइज उसमें फॉलो कर रहे हो तो आपको यूएटी साइन ऑफ विद डॉक्यूमेंट रहेगा। यूज़र जिस यूज़र ने वो टेस्ट किया वो भी डॉक्यूमेंटेड रहेगा। वो बेटर होता है अगर हम वो पुश कर पाएँ यूज़र्स के साथ। नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको वो बाहर करना पड़ेगा। बाहर करने का फिर उसी को अपलोड करके क्लाउड एएलएम में आपको साइन ऑफ लेना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर आपका ये आता है डिप्लॉय। तो डिप्लॉय में हमारी जितनी भी कट ओवर एक्टिविटी है, मास्टर डेटा माइग्रेशन है, अपलोड्स हैं, जैसे कि अपलोड के लिए हम लोग इसमें माइग्रेट और कॉकपिट, माइग्रेशन कॉकपिट हम ये देते हैं, यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, तो उसके थ्रू हम माइग्रेट कर देते हैं, ओपन आइटम्स वगैरह ये सब करना, एंड फिर आपका रेडी हो जाता है सिस्टम, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं यूज़र से यूज़ करवाना। तो ये डिप्लॉय फेज़ हो गया। डिप्लॉय फेज़ के बाद जब यूज़र स्टार्ट करना चालू कर देता है तब वो रन फेज़ हो गया। तो ये 5 या 6 फेजेस हैं: एक्सप्लोर, प्रिपेयर, रियलाइज, देन यूएटी, एंड देन डिप्लॉय एंड रन। 6 फेजेस हैं। अच्छा राजीव जी, एसएपी क्लाउड के अंदर एब डेवलपमेंट का कितना स्कोप रहता है?
अब ऐप डेवलपमेंट क्वेश्चन तो ये रहता है कि कोशिश कंसल्टेंट की ये रहती है कि ऐप डेवलपमेंट ना ही कराया जाए। एक ही ऐप डेवलपमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो करना ही पड़ता है, वो है कि वो प्रिंट आउट्स का, वो एक कस्टम डेवलपमेंट रहेगा। अदरवाइज तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि कोई ऐप डेवलपमेंट हो ही ना। अब ऐप डेवलपमेंट की स्कोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब SAP ने कुछ ऐप डेवलपमेंट जो कि स्मॉल टाइप की होती हैं और जो रिपीटेड वाली होती हैं, मतलब बेसिक, जिसके लिए डेवलपर भी खुद हेट करता है उन चीज़ों को, जैसे कि रिपोर्ट बनानी है। अब मैं सेम स्ट्रक्चर बार बार अलग अलग रिपोर्ट के लिए दोबारा बनाता रहूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इशू मतलब वो इरिटेट होता है डेवलपर। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर SAP ने क्या करा है ना, SAP ने आपको एक मेथड दिया है, कस्टम CDS व्यूज़ के थ्रू, कस्टम एनालिटिकल क्वेरीज के थ्रू आप डायरेक्टली फंक्शनल कंसल्टेंट भी आपका रिपोर्ट बना सकता है। तो 50% उन्होंने जो पहले SQI था क्वेरीज वाला मेथड, तो उसको थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करी है, बट काफ़ी डिफरेंट है। तो वो वेब डेवलपमेंट प्लस आपकी कस्टम फील्ड बॉडी इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड वाली, तो उसमें अगर आप कुछ लिखना चाहो तो ये सब चीज़ें आप फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है। जो ऐप का इंटरफेस होता है नई फ्यूरी एप्लीकेशन का, पुरानी अगर वो डी-कोड चल रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, पर नए वाले जो एप्लीकेशंस हैं जैसे क्रिएट सेल्स ऑर्डर, मैंने उसमें आप ना कुछ चेंजेस कर सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि अगर कोई स्क्रीन हाइड करनी है या डिफ़ॉल्ट करनी है, ठीक है, तो वो फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं इन ऐप एक्सटेंसिबिलिटी। इन ऐप एक्सटेंसिबिलिटी मतलब है कि जो आपका 100 कस्टमाइजिंग क्लाइंट है डेवलपमेंट का, उसी में ही फंक्शन कंसल्टेंट चेंजेस कर सकता है। तो फंक्शनल कंसल्टेंट को इसकी नॉलेज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि आपका अपने ऑन प्रेमाइज पे भी टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट का एक अच्छा डिमांड रहता है। हाँ। तो इसके अंदर पब्लिक क्लाउड के अंदर कितना एक वो रहता है कि इंपॉर्टेंस एक बढ़ जाता है कंसल्टेंट का, कि यार उसको टेक्निकल साइड भी आता है, तो यार उसका एक थोड़ा एक इम्पोर्टेंस हो जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें पब्लिक क्लाउड के अंदर भी एक सेम सिनारियो है, या फिर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन या फिर बहुत ज़्यादा आपका एप साइड का रोल नहीं है इसके अंदर? सही, इन ऐप एक्सटेंसिबिलिटी की अगर आप बात करोगे ना, हाँ। तो उसमें आपका अब ऐप का तो रोल है नहीं। चाहिए तो उसमें बॉडी में जो कोड लिखना होता है ना, वहाँ तक का ऐप का रोल हो सकता है। ठीक है। और रही बात पहले जो टेबल और फील्ड होती थी, यहाँ पे आपको टेबल और फील्ड दिखेंगी भी नहीं और ना एक्सेस होता है। ठीक है। यहाँ पे CDS व्यूज होती हैं, तो व्यू ब्राउजर, क्वेरी ब्राउजर, वहाँ पे जाके आपको CDS व्यूज। तो जो टेक्निकल पार्ट है फंक्शन कंसल्टेंट का, वो पहले क्या था, टेबल और फील्ड पता करना, अब यहाँ पे आपको CDS व्यूज पता होना चाहिए। तो वो आप व्यू करोगे, टेस्ट करोगे, उसके बाद फिर आप उस व्यूज को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद एक अपनी आप क्रिस्टल रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है। तो ये इन ऐप एक्सटेंसिबिलिटी है। इसके बाद आता है साइड बाय साइड एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं बियॉन्ड द स्टैंडर्ड। तो साइड बाय साइड एक्सटेंसिबिलिटी में दो पार्ट में दो मेथड है साइड बाय साइड करने के। एक है डेवलपमेंट क्लाइंट में 80 जो क्लाइंट होता है, वहाँ पे अब ऐप की आईडी जो बनती है, डेवलपर आईडी, उसके थ्रू वो अपनी कस्टम रिपोर्ट बना सकता है, कस्टम बॉडी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, एक वो वहाँ पे कर सकता है। ठीक है। अगर अब रिपोर्ट में कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो आपको स्टैंडर्ड में जो फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है वो नहीं कर पाएगा, फिर वो आपको डेवलपर के पास जाके कस्टम रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब वो आप 80 क्लाइंट तो अब मैं बोल रहा हूँ, बट वो जो 80 क्लाइंट है ना, वो 80 क्लाइंट कनेक्ट करेगा आपका SAP HANA स्टूडियो से, ठीक है, या एक्लिप्स से। ठीक है। और फिर जो डेवलपमेंट होगी वो एक्लिप्स से HANA स्टूडियो में ही डेवलपर करेगा। ठीक है। और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तीसरा जो मेथड है अब ऐप डेवलपमेंट का, वो ये है कि आपका जो BTP है, एक प्रोडक्ट अलग से है SAP का, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो वो SAP पुश भी करता है, ऑन प्रेमाइज वालों को भी पुश करता है और प्राइवेट क्लाउड वालों को भी पुश करता है कि आप अपनी जो जितनी भी कस्टम डेवलपमेंट है, अब ऐप डेवलपमेंट है, वो आप अब ऐप में ना करते हुए आप BTP इन्वायरमेंट में करो, जिससे कि हमारा जो कोर स्ट्रक्चर है SAP का वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो अलग प्लेटफॉर्म पे रहेगा। तो बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, अब उसमें वो कनेक्ट होता है हमारा SAP के साथ, वो स्टार्टिंग में मिलता ही वो कनेक्टेड रहता है। तो आप उसमें भी दो तरीके की अब ऐप डेवलपमेंट हो सकती हैं। वो एक ये है कि बिल्ड RPA के थ्रू,
ठीक है। आपने कुछ प्रोसेस ऑटोमेशन करना है तो वो चीज़ें फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है। ठीक है। ठीक है। एंड उसमें कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, नई एप्लीकेशंस अगर बनानी है, ठीक है, रिपोर्ट तो आप वहाँ पे बना लोगे एसएपी में। बीटीपी में अगर आप नई एप्लीकेशन बनाओगे फिर वर्क जोन के थ्रू उसको पब्लिश करोगे तो एसएपी में दिखने लग जाएंगी। तो एक वो बेसिक अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है तो वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, कस्टमर मास्टर या वेंडर मास्टर मतलब बिजनेस पार्टनर का जो अप्रूवल होता है, तो वो अप्रूवल के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन एसएपी ने दी नहीं है। वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन कंसल्टेंट उसमें डिज़ाइन कर सकता है बिजनेस पार्टनर अप्रूवल के लिए, कि मास्टर डेटा अप्रूवल के लिए एक अप्रूवल वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सकता है और उसके लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है। तो वो एक काम फंक्शन कंसल्टेंट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के थ्रू अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो फिर आपको बीटीपी में ही अवेपर के थ्रू वो काम करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे अब आपका स्कोप आता है। अभी आजकल रिक्वायरमेंट भी चल रही है ना कि अब ऐप डेवलपर नहीं चाहिए, अब ऐप प्लस बीटीपी प्लस आरएपी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब वही चल रहा है, कस्टमर से लेके एसएपी तक वही पुश कर रहा है। ठीक है। तो अब उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए पहले से। तो हमारा जो पिछला कस्टमर था उसने बोला मैं तो नया स्टार्टअप हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं, जब पड़ेगी तब मैं देखूंगा, तब देखी जाएगी। तो उनके मैनेजमेंट ने तो डिसाइड किया कि जितना मिल रहा है स्टैंडर्ड में उतना ही हम लेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे। अब फिर वो दिक्कत आ गई, जब यूजर्स के पास जाएगा तब तो वो बोलेंगे कि मेरे को तो चाहिए ऐसा बिजनेस के हिसाब से, तो इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। उनको कस्टम रिपोर्ट चाहिए थी और इंटीग्रेशन चाहिए था, ई इनवॉइस ई वे बिल का भी। अब ना तो कस्टमर ने एपीआई का जो इंटीग्रेशन का एसएपी पब्लिक क्लाउड में क्या है कि उसका नाम कर दिया उसने एसएपी इंटीग्रेशन सूट, जो पहले हम सीपीआई बोलते थे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन सूट का लाइसेंस नहीं उसके पास, अब ऐप इन्वायरमेंट का लाइसेंस नहीं, अब ऐप ऑन क्लाउड वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसका लाइसेंस नहीं। तो बोला कि अब क्या करा जाए। ठीक है। तो बोले लाइसेंस खरीदो। लाइसेंस की कॉस्ट देखी, फिर कोई अप्रूव करने को तैयार नहीं। तो हमने फिर ऐप डेवलपमेंट करवाया है वहाँ पे। हमने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि 80 क्लाइंट में कस्टम रिपोर्ट डेवलप करवानी है, हमने वहाँ पे किया। ठीक है। बीटीपी में हमने कुछ करवाया है नहीं। और बीटीपी थोड़ा सेंसिटिव भी है कि अगर आपने कुछ ऐसा सर्विस एक्टिवेट कर दी तो उसका फिर ह्यूज कॉस्ट एसएपी का बिल आ जाता है कस्टमर को। ठीक है। तो वो एक सेंसिटिव मैटर है। तो आपको बेसिस कंसल्टेंट, क्योंकि जो आप बेसिस कंसल्टेंट का जो रोल हट गया था ना, वो एसएपी से हट गया, पर बीटीपी में अभी भी है। वो बीटीपी में आप एसएपी बेसिस कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही फंक्शन कंसल्टेंट को उसमें काम करना चाहिए। ऐसा कुछ ना बटन दबा देगी जिससे कि वो बिल बनना चालू हो जाए एसएपी के साथ। ठीक है। क्योंकि बीटीपी एक एसएपी की बहुत ऐसी मशीन है जिससे कि वो पैसा निकाल सकता है बहुत कुछ। तो बीटीपी थोड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, हमने ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर ली। और अगर अभी आज के डेट में अगर कोई पब्लिक क्लाउड सीख लेता है या प्राइवेट क्लाउड भी सीख लेता है, या पब्लिक क्लाउड जैसे इन डिमांड है आज के टाइम पे, तो पब्लिक क्लाउड अगर कोई सीख लेता है, अगर वो फ्रेशर रहता है, तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? और अगर ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है, जिसको 5-7 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है पब्लिक क्लाउड के अंदर ही, 4-5 साल का एटलीस्ट, तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? सी फ्रेशर तो फ्रेशर ही काउंट होगा, चाहे वो पब्लिक सीख ले, प्राइवेट सीख ले या फिर बीटीपी सीख ले। ठीक है। तो रहेगी उसकी सैलरी वही जो फ्रेशर लेवल पे होती है। ठीक है। नंबर्स तो अभी सबको पता है कि जो फ्रेशर्स का स्टैंडर्ड है उतना ही रहेगा। एंड डिपेंड करता है कि आपको कंपनी हायर भी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, कंपनी के पास फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। ठीक है। तो जो गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर जो कंपनीज हैं, तो वो फ्रेशर्स की हायरिंग कर रहे हैं। अभी भी मैंने देखे हैं एक आधे लिंक्डइन पे पोस्ट, मेरी फ्रेंड की कंपनीज हैं और जहाँ पे मैंने पहले भी थोड़ा मेरी कंपनी से निकले उस कंपनी में गए तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, तो वो फ्रेशर्स लेते हैं। बट यही है कि अगर आपको एक बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अगर आप पब्लिक क्लाउड सीख के एज अ फ्रेशर जाते हो, ना कि ऑन प्रीमाइस सीख के आप जाते हो। ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड सीखने की जरूरत है नहीं, प्राइवेट क्लाउड इज ऑन प्रीमाइस ओनली। सेम। बस प्राइवेट क्लाउड में आपको, अगर आपको सिर्फ प्राइवेट क्लाउड पर फोकस करना है कि मेरे को प्राइवेट क्लाउड सीखना है और आगे बढ़ना है, तो फिर आपको फ्योरी एप्लीकेशंस का सीख लो। अब आप फ्योरी एप्लीकेशन सीखने जाओगे तो फिर उससे बेटर आप पब्लिक क्लाउड ही सीख लो। ठीक है। तो आप अपना ECC या S/4HANA वाला सीख लो और वो सीख लो। तो सैलरी आपको जो बात कह रहे थे आप, तो वो कि फ्रेशर्स की वही रहेगी। एंड जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हैं, जैसे कि ऑन प्रीमाइस वाला एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने पब्लिक क्लाउड सीख लिया है,
एंड थोड़ा बहुत हाथ पर चलाया है, कुछ मिल गया उनको प्रोजेक्ट, तो उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो डिमांड वर्सेस सप्लाई वाला जो फैक्टर आता ही है, ठीक है। तो अभी तो डिमांड वर्सेस सप्लाई अभी कम है। एसएपी का क्या रोल मॉडल अभी चल रहा है ना, रोल प्लान या बिजनेस प्लान, कि वो पब्लिक क्लाउड ज़्यादा पुश कर रहा है और पार्टनर को भी इंकरेज कर रहा है, इंसेंटिव भी दे रहा है। तो पब्लिक क्लाउड ज़्यादा बेच रहे हैं। हाँ, पब्लिक क्लाउड ज़्यादा बिक रहा है, बिक भी रहा है। हाँ। पार्टनर भी पुश कर रहा है, एसएपी भी पुश कर ऐसे रहा भी है, पुश कर रहा है। ठीक है। अब और अगर मैं एक क्लाइंट हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा सस्ते में काम हो जा रहा है, हाँ। चीज़ों के जल्दी काम हो जा रहा है, तो वाई आई विल चूज ऑन प्रोमाइज, और मैं हाँ। प्राइवेट क्लाउड क्यों ही चुनूँ फिर, और क्या। अगर मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा बजट भी ज़्यादा जा रहा है, और अगर 4 लोग अगर बात कर रहे हैं किसी चीज़ की ये अच्छी है तो वो अच्छी ही लगने लग जाती हाँ, है। वही। हाँ, तो एंड एक प्लस फैक्टर बताने वाला होता है, जैसे आपने बोला कि पब्लिक क्लाउड में आप स्टैंडर्ड अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, और कस्टमाइजेशन का इतना स्कोप नहीं है जितना मैंने बताया अभी, तो आपका सिस्टम ना खराब नहीं होगा। आप अगर 10 साल बाद 20 साल भी अगर आप पब्लिक क्लाउड पे यूज़ कर रहे हो, देन आपकी रिपोर्ट ऐसी नहीं होगी कि जैसे गड़बड़ हो जाती है। ऑन प्रोमाइज में देखा 10 साल 20 साल में स्टैंडर्ड रिपोर्ट गलत वैल्यूज देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया भर की कस्टमाइजेशन करवा रखी है बीच में। तो उन कस्टमाइजेशन की वजह से आपको एक कस्टम रिपोर्ट बनानी पड़ती है। फिर इन फ्यूचर और कस्टम रिपोर्ट होगी तो फिर उसको फिक्स करने के लिए एक नई रिपोर्ट बनानी पड़ जाती है कस्टम डेवलप के लिए। तो ये केस नहीं होता है, तो इसलिए पब्लिक क्लाउड पुश हो रहा है। अब डिमांड वर्सेस सप्लाई की जो बात मैं कह रहा था, उसमें ये कि पब्लिक क्लाउड ज़्यादा बिक रहा है, कंसल्टेंट अभी मार्केट में कम है। अब जिसने सीख लिया और जिस कंपनी में वो सीखा हुआ बैठा है, ठीक है, वो खुद उसको छोड़ना नहीं चाहती है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि भाई अकेला वही बच्चा है। एग्जैक्टली। तो अब ये चला Demand जाएगा and तो supply। मैं दूसरे को कैसे, तो अगर उसने रिजाइन भी किया और जबकि उसका मतलब एक्सपेक्टेशन डिमांड भी बढ़ जाती है मार्केट में, तो अगर उसने रिजाइन भी किया, रिजाइन करने के बाद भी कंपनी इतनी कोशिश करती है और इतना ज्यादा हाइक देती है कि भाई कितना मिल रहा है तुझे, वहाँ बता दे हमें, उतना भी देने को तैयार हो जाएगी। हाँ। बस यही है कि जिस अभी डिमांड वर्सेस सप्लाई है, अभी मौका है, अभी आप पब्लिक क्लाउड सीख लो और सीखने के बाद एज अ फ्रेशर कहीं पे भी एंट्री मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, और बहुत अच्छा है। एंड एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है, कि आप एकदम से बढ़ सकते हो आगे। एग्जैक्टली। अब आईटी सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप अगर एक मॉड्यूल में हो तो फिर आप अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाओगे तभी आपकी सैलरी अच्छी होगी। एग्जैक्टली। लेकिन अभी आपके पास मौका है, आप एसडी कंसल्टेंट रहते हुए, बीएमएम कंसल्टेंट रहते हुए कि अगर आप पब्लिक क्लाउड सीखते हो तो फिर आप अपनी सैलरी को एक्सपोनेंशियली भी हाइक कर ले सकते हो। एक चांस है। हाँ, जब पुराना हो जाएगा तब वही कहानी आ जाएगी अभी। एग्जैक्टली, कि अभी वो ये वाली बात है कि यार डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल होता है। अभी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, इसलिए अच्छा सैलरी वगैरह मिल रहा है पब्लिक क्लाउड जिन लोगों को आता है, ये जो लोग काम कर रहे हैं। अभी यही 2 4 5 साल बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि 5 आपकी, साल में मेरे को लगता है 10 साल तो लगेंगे। हाँ, इंडिया और या हाँ इतना टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि वो फैक्टर होता है कि हमारा एक एटीट्यूड रहता है कि स्टिक कर जाते हैं हम लोग, लाइक चेंज के साथ इतना जल्दी नहीं प्रीफरेबल होते हैं, तो वो एक रहता है। अब इसमें तो ये है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की, अगर जिसने इस अपॉर्चुनिटी को पहले पकड़ लिया कि यार सीख लो फटाफट से, और सर ने तो 2022-23 में ही सीख लिया था, तो सर ने बहुत सही टाइम पे, राइट टाइम पे जो है सीख लिया था इसको, तो उसका डेफिनेटली इनको फ़ायदा मिल रहा है। अभी इनको ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और एक अच्छा एक इनको सैलरी भी मिल रहा है। वो नंबर हम यहाँ पर नहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सैलरी सर को जो है मिल रहा है, तो वो एक फैक्टर रहता है। और जैसे कि सर ये अपना इसका रहता है जो ऑन प्रमाइसिस का, अगर किसी भी मॉड्यूल को अगर कोई सीखने जाता है तो उसको एटलीस्ट 40 से 50 घंटे देना होता है एक मॉड्यूल के लिए पर्टिकुलरली। यही अगर आप पब्लिक क्लाउड की अगर बात करो तो उसमें कितना आवर्स के अंदर, लाइक ये है कि यार आपका काम चल जाएगा, आप पहली जॉब इंटरव्यू जो है क्रैक कर सकते हो, तो कितने आवर्स का कोर्स कंटेंट इसका रहता है यूजुअली? आवर्स का कोर्स कंटेंट तो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी कोई कोर्स कंटेंट वीडियो वाइज तो है नहीं। एग्रीड। ठीक है, हाँ। सब रीडिंग वाइज है, आप जितना जल्दी रीड कर लो। प्रोबेबली 2 महीना तो लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो लर्निंग हब पे जाओगे तो पढ़ना चालू करोगे और फिर बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, बीच में, तो टाइम लगने वाला है इसको। ठीक है, एंड आपको हेल्प करने वाला भी बहुत कम लोग मिलेंगे, तो इसके लिए 2 महीने का टाइम मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई आपको कंसल्टेंट मिल भी गया और उसने आपको सिखाना चालू कर भी दिया तो भी 2 महीना तो लगना ही वाला है। ठीक। इन फ्यूचर में अगर बहुत सारा ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, तब जल्दी हो पाए।
लेकिन अभी तो लगने वाला है मेरे को लगता है टाइम, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना एंड देन सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो टाइम लगेगा। अच्छा राजीव जी, हमने इसके सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ली पब्लिक क्लाउड की। अब एक अपने एक्सपीरियंस से, आपका या फिर आपकी टीम के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा रहा हो कि यार ऐसा लगा हो कि यार ये क्या ही मतलब एसएपी ने दे दिया पब्लिक क्लाउड, ये इससे अच्छा तो लाभ बना प्राइवेट क्लाउड अच्छा था। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो आपके प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो वो एक बार आप शेयर वो कीजिए। मेरा नहीं, वो सबका रहता है। अच्छा। जो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड है या ऑन प्रेमाइस वाला किया हुआ, हम्म। वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या है ये, ठीक है। अब आपने ऑर्डर टाइप है, हम्म। कस्टम ऑर्डर टाइप बना बना के आप काम कर देते थे। हम्म। यहाँ पे ऑर्डर टाइप बनते ही नहीं है एसएपी में, सेल्स मॉड्यूल में, एसडी मॉड्यूल में, एमएम वगैरह में बन जाते हैं। नए ऑर्डर टाइप एसएपी अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस जो है ना, जो हम सोचते थे कि ऑन प्रेमाइज में है तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं होती। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है। ठीक है, तो अब जो चैलेंजेस हमको आए, और फिर उसको तो चलो बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो तो अब लर्निंग का पार्ट है कि आपने अपना चेंज मैनेजमेंट करके सीख लिया है। जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं कस्टमर के साथ, वो ये कि एक तो उसका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से अगर उसको पता चल गया कि आप पब्लिक क्लाउड में नए नए हो, ठीक है, तब तो वो आपकी ऐसी रेल बनाएगा ना कि आपको कुछ नहीं आता। और पूछेगा, और हर एक को जो भी अब आज की डेट में एसएपी इतना पॉपुलर है कि जो यूज़र्स हैं जिनका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने दूसरे कलीग से पूछते हैं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ एसएपी में तो ये होता है। तो बोले एसएपी में होता है, तो अब आपको इतना ज़्यादा पुश करेगा कि आप बताओ। अब हम लोग के साथ क्या होता था कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला मैं ही था अपनी टीम में, तो मेरे को पता होता था कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है। कंसल्टेंट जो थे वो उतना ही पढ़ते थे जितना उनको काम करना है। ठीक है। वो पढ़ते भी नहीं थे शायद, मेरे को नहीं पता क्या करते थे वो, ठीक है, कि लेकिन वो सिस्टम रन कर देते थे काम। अब इसमें फिर यूज़र पूछ लेता था कुछ कि ये प्रोसेस कैसे होगा, और पता है नहीं उसको, तो बोलते थे कि मैं राजू सर से पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता होता था, ठीक है, मैंने पढ़ रखा था। अब ऐसे जो यूज़र होते हैं ना, वो पुश करते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता तूने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि वो मेरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है यूज़र का, वो कंसल्टेंट से हो रहा है। तो कंसल्टेंट बोलता था कि ठीक है सर फिर क्या करूँ बताओ, तो तुम एसएपी से पूछो। ठीक है, तो एसएपी को टिकट रेज किया, एसएपी ने साफ लिख के दे दिया कि नॉट पॉसिबल, और फिर वो हमने वही निकाल के दिया। यही हमने इतनी टिकट हमने रेज करी है ना पब्लिक क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन में, जितनी मैंने पूरे पिछले किसी में भी इतनी इम्प्लीमेंट नहीं करी। हार्डली मैंने 5-6 इम्प्लीमेंट टिकट रेज करी थी। यहाँ पे मैंने शायद 100-150 टिकट रेज करवाई हैं, ठीक है। तो एसएपी से पूछ के, जो हमको पता भी है कि नहीं भी हो सकता, वो भी पूछ के मना करके कस्टमर को दिखाना पड़ता था। अब इसमें चैलेंज ये आया कि आप जब वर्कशॉप कर रहे हो, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब तो यूज़र्स आपके पास रहते हैं, तो उनका तो अपने चलो माइंडसेट चेंज कर दिया। ठीक है, बीच में उन्होंने किसी बंदे को हायर किया जो, और वो हायर कैसा करेंगे बंदा जिसने एसएपी में पहले काम किया है। अब हायर हो गया एक बंदा जिसने एसएपी में पहले काम किया है, उसने तो फिर पूरा 360 डिग्री टर्न लगाने की कोशिश में था वो। तो अब उसमें एक फ़नी मोमेंट भी है कि उसने बोला कि इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीदा है कंपनी ने, ठीक है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए हर चीज़। उसमें मैंने फिर उसको बोला कि आपने सबसे महंगा नहीं खरीदा, आपने एसएपी का सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदा है। क्योंकि एसएपी जो स्टैंडर्ड, वो पब्लिक क्लाउड है ना, एज अ स्टैंडर्ड मॉडल में वो उसका मिनिमम प्लान में आता है वो। ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आप उसको इंटीग्रेशन के साथ, डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ अगर आप इंटीग्रेट करते हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहते हो, जैसे आपका बैंक कनेक्टिविटी हो गया या ई इनवॉइस का पोर्टल एपीआई कनेक्टिविटी हो गया, तो आपको अलग अलग लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। अलग अलग प्रोडक्ट हैं एसएपी के, ठीक है, तो वो लोगे तो आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ जाएगा जितना आपका ऑन प्रेमाइज का था। तो फिर वो शांत हुआ। तो अब उसमें फिर वो धीरे धीरे कस्टमर, क्या है कि जैसे कि ऑन प्रेमाइज को हम टैली बनाने की कोशिश करते थे, कस्टमर पब्लिक क्लाउड को एसएपी ऑन प्रेमाइज बनाने की कोशिश करता है। हाँ, तो यही हमारा चैलेंज था। हाँ,
कि यार वहाँ तो हो जाता है कस्टमाइजेशन, यहाँ हम्म। क्यों नहीं हो पाएगा। वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी थी जो यहाँ पे नहीं हो पाती कुछ हाँ कुछ, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो इसमें भी एक फ़नी मोमेंट है कि मेरे साथ एक टीम मेंबर था, एमएम कंसल्टेंट, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उसको। हम्म तो उसका क्या हुआ कि बोले कि चेक कर लेते हैं हम्म। ऑन प्रेमाइस में है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है वो फीचर जो ठीक ये है मांग रहे हैं। ठीक है ऑन प्रेमाइस में भी वो फीचर नहीं था ठीक है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। तो बोले कि अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये पब्लिक क्लाउड में होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ। जो चीज़ ऑन प्रेमाइस में नहीं ऑन है, प्रेमाइस में नहीं है, ठीक है, तो वो तो कंफर्म है कि पब्लिक क्लाउड Public में cloud नहीं में नहीं होने होगा। और जो ऑन प्रेमाइस में है उसका चांस हो सकता है कि हो या ना हो, हो वो ना हमको हो। चेक करना पड़ेगा। हाँ। तो अब ये तो मैं चेक भी नहीं करूंगा पब्लिक क्लाउड में। तो ये ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। अब अगर आपने एक इम्प्लीमेंट कर लिया तो दूसरे में आप ज़्यादा अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। ये रहता है। होपफुली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे पब्लिक क्लाउड के या फिर ऑन प्रमाइसिस के या ऑन प्राइवेट क्लाउड के, हमने कोशिश की आंसर करने की। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राजीव सर विल डेफिनेटली आंसर दैट। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का लिंक्डइन प्रोफाइल भी लगा दूंगा, वहां से सर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आप सर से जाके पूछ सकते हो। सेकेंडली, हमने अपनी इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ब्यूटीफुली सर का एक पब्लिक क्लाउड के ऊपर एक कोर्स हमने जो है लॉन्च किया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और फर्स्ट पिन कमेंट सेक्शन पे आपको जो है मिल जाएगा। तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। स्टार्टिंग की 3 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको सर से अगर ट्रेनिंग लेनी है, सर की अगर वीडियोस देखनी है, क्योंकि सर को एक अच्छा एक्सपीरियंस है पब्लिक क्लाउड के अंदर, तो वो आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग रहने वाली है, जिसमें आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक मिलेगा। इसके अंदर आपको जॉब पोर्टल भी रहेगा और सर के साथ में मंथ में एक बार एक इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा। तो वो उसमें भी जाकर आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप जो है एक बार चेकआउट कर सकते हो सर का जो कोर्स है। और सर से अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो वो भी आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। तो सर थैंक यू, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से नाइसली आंसर किया, बहुत ही पेशेंस के साथ में आंसर किया। और थैंक्स अ लॉट हमारे इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस थे पब्लिक क्लाउड का, प्राइवेट क्लाउड का, बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस के अंदर एक डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। हाँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। या थैंक यू सर, थैंक यू और थैंक्स अ लॉट। अगर आपको हमारा ये वीडियो और पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई टू लाइक दिस वीडियो और अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा, या फिर कोई से क्वेश्चन जो थे जो आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो जो हमने आंसर नहीं किए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।